हाँ, तो विद्यार्थियों, कल अपन ने रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले निर्गमित ऋण पत्रों के बारे में, जो जर्नल प्रविष्टियां होती है, उनको डिस्कस किया। ऋण पत्रों पर किस्तों में राशि मंगाई जाए तो जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, उनको डिस्कस किया। और शोधन की पूर्व निर्धारित शर्तों वाले ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो उस संबंध में होने वाली जर्नल प्रविष्टियों को डिस्कस किया। आज अपन समपार्श्विक या सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्र निर्गमित करना या जमा कराने के संबंध में लेखांकन कैसे होता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो समपार्श्विक या सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्र जमा कराना या निर्गमित करना क्या होता है? कंपनी बैंक या अन्य संस्था से ऋण लेने के लिए अपने ऋण पत्र सहायक प्रतिभूति के रूप में, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास जमा करा सकती है। यह प्रतिभूति प्रभारित संपत्ति के अतिरिक्त होती है, मतलब जो चार्ज एसेट हैं उसके अलावा होती हैं। ऋण तथा ब्याज का भुगतान समय पर मिलने की स्थिति में, मतलब आप लोन ले रहे हो बैंक से, उसके बदले ये डिबेंचर्स जमा कर रहे हो, तो ऋण का और ब्याज का भुगतान समय पर मिल जाता है तो उस स्थिति में लेनदार, मतलब जो बैंक होती है, लेनदार का मतलब है बैंक, कंपनी को ऋण पत्र लौटा देता है वापस। और यदि कंपनी ऋण चुकाने में चूक करती है, डिफॉल्ट करती है, तथा मुख्य जो प्रतिभूति है वो अपर्याप्त रहे तो लेनदार ऋण पत्रों को बेचकर राशि वसूल कर सकता है। कहने का मतलब है, आपने लोन लिया 10 करोड़ का, आपने कुछ एसेट्स मॉर्गेज कर दी, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, तो उससे मिले 8 करोड़ ही, 2 करोड़ का अभी लोन आप पे नहीं कर पाए क्योंकि संपत्ति कम थी और लोन 10 करोड़ का था और 8 करोड़ ही रियलाइज हुआ उस एसेट से। तो 2 करोड़ वसूल करने के लिए जो ऋण पत्र आपने समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास जमा कराए हैं, उन्हें बेचकर बैंक अपना लोन वसूल कर सकती है। तो समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जमा कराए गए ऋण पत्रों का जो लेखा है, उसे करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि में तो जब अपन लोन लेते हैं तो लोन की एंट्री आप जानते हैं यूजुअल होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और समपार्श्विक प्रतिभूति अपन ने जमा कराई तो फर्स्ट मेथड में अपन उसकी जर्नल एंट्री कुछ नहीं करते, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन होता है उसका, और कुछ नहीं होता। और बैलेंस शीट में भी दायित्व पक्ष में इस संबंध में कोई प्रदर्शन या लिखा नहीं जाता है, बल्कि लेखों की टिप्पणी में इसे प्रदर्शित किया जाता है, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में इसे लिखा जाता है। तो बैलेंस शीट बन जाती है तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उसमें लिखेंगे लोन फ्रॉम फलाना बैंक, जो भी है, ICICI या SBI, collaterally secured by issue of rupees इतना % डिवेंचर्स, ये नोट्स टू अकाउंट्स में लिखे जाएगा। और जब अपन
लोन नहीं चुका पाएंगे और बैंक उन सिक्योरिटीज को बेचकर अपन से पैसा वसूल करेगी, तो कंपनी अपनी बहियों में एंट्री करेगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। being debentures retained या deposited are disposed of by the bank. being debentures retained या disposed of by the bank। तो ये हुआ पहली विधि है जिसके अंतर्गत अपन लोन लेते हैं और बैंक के पास सिक्योरिटी जमा कराते हैं। अपन लोन का टाइम से रीपेमेंट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोन लेने की एंट्री की है, डिबेंचर्स जमा कराने की कोई एंट्री होती नहीं, केवल नोट्स ऑन अकाउंट्स में लिखते हैं। और लोन नहीं चुका पाएंगे तो ऐसी स्थिति में अपने एंट्री समझ ली कि बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स हो जाएगा। इसमें भी क्या होता है कि यदि जितना लोन है बकाया उससे ज्यादा वैल्यू के डिबेंचर्स बेच दिए जाते हैं तो एंट्री में और परिवर्तन आ जाता है। वो बैंक लोन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और हो जाएगा। और प्रीमियम पे तो ऐसी कंपनियों के डिबेंचर होते ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा लोन का ही पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो संभावना डिस्काउंट की ही बनती है। एक दूसरी और इस विधि है जिसको वैकल्पिक विधि बोलते हैं। उसमें लोन लेने की तो एंट्री जैसे पहली विधि की वैसे ही होती है, पर डिबेंचर जब अपन इश्यू करते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी तो उसकी भी प्रविष्टि की जाती है, और वो होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिबेंचर्स इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इस स्थिति में कंपनी द्वारा निर्गमित अन्य ऋण पत्रों और तथा संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋण पत्रों को चिट्ठे में समता और दायित्व पक्ष में गैर चालू दायित्वों के रूप में दर्शाया जाता है, परंतु लेखों की टिप्पणी मतलब नोट्स टू अकाउंट्स बनाते समय ऋण पत्र उचित खाते के शेष को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋण पत्रों में से ही घटाया जाता है तथा उसका शून्य शेष दर्शाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। जब बैलेंस शीट बनाएंगे इक्विटी और लायबिलिटी साइड में नोट्स टू अकाउंट्स में जो होगा तो उसमें बैंक लोन तो आएगा ही, जितने डिबेंचर्स आपके हैं उसमें से डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस घटा के दिखाया जाएगा। जो नील होता है तो नील दिखाई देगा। और जब लोन लौटा देंगे अपन ब्याज सहित तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बीइंग डिबेंचर डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटी रिसीव्ड बैक ऑन पेमेंट ऑफ लोन। और यदि अपन ऋण नहीं चुका पाते हैं बैंक से और बैंक यदि उन्हें बेच देती है और सम मूल्य पर बेचे तो एंट्री हो जाएगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। और यदि वो डिस्काउंट पे बिकते हैं तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा, आराम से उसको पढ़ लेना। कोई दिक्कत आए फोन करके पूछ लेना। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं
ऋण पत्रों पर ब्याज का लेखा, अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ऋण पत्रों के नाम के शुरुआत में, आरंभ में एक संख्या प्रतिशत में लिखी रहती है, जैसा कि मैंने बताया था आपको एंट्री में, जो ब्याज की वार्षिक दर होती है। जैसे 6% डिबेंचर का मतलब है ऋण पत्रों पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। 10% है तो उसका मतलब है 10% ब्याज दिया जाएगा। ऋण पत्रों पर ब्याज हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक या वार्षिक किसी भी तरीके से चुकाया जाता है। वो जैसी भी इशू की कंडीशन हो उस हिसाब से देती है कंपनी। ब्याज की गणना ऋण पत्रों के अंकित मूल्य पर की जाती है, चाहे उन्हें एट पार इशू किया चाहे एट प्रीमियम इशू किया जाए। हमेशा उसकी फेस वैल्यू का जितना हिस्सा पेडअप है उस पर ही ब्याज की गणना की जाती है। यह ब्याज लाभ हानि खाते पर प्रभार होता है। चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि, इसका तो भुगतान करना ही पड़ता है, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा। यदि कोई ब्याज उपार्जित एवं बकाया है, एक्रूड एंड ड्यू है, तो उसे चिट्ठे में समता और दायित्व पक्ष में चालू दायित्व के शीर्षक में दिखाया जाता है। इसी प्रकार यदि ब्याज एक्रूड है परंतु बकाया नहीं हुआ है, तो उसे चिट्ठे के समता और दायित्व पक्ष में चालू दायित्वों के शीर्षक में दिखाया जाएगा। अब अपन अकाउंटिंग समझते हैं। जैसे ही ब्याज ड्यू होता है, देय होता है, तो कंपनी एंट्री करती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू इनकम टैक्स डिडक्ट एट सोर्स या TDS बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। ये ड्यू होते ही एंट्री कर दी जाती है। उसके बाद जैसे ही ब्याज का भुगतान होता है तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक किया जाता है सबसे पहले, और जो अपन ने इनकम टैक्स काटा था उसको भी ड्यू टाइम में जमा कराना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो जब वो अपन जमा कराते हैं बैंक में इनकम टैक्स चालान भर के, तो इनकम टैक्स डिडक्ट एट सोर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक किया जाता है। लेखा अवधि के अंत में ऋण पत्रों के ब्याज का लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है, तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ट्रांसफर। यदि कोई अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा हो और ब्याज देना बाकी हो, बकाया हो गया हो, तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स बीइंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि ऋण पत्रों के बट्टे पर निर्गमन या प्रब्याजी प्रशोधन से जो हानि होती है उसका अपलेखन कैसे होता है। ऋण पत्रों के बट्टे पर निर्गमन या प्रब्याजी प्रशोधन या दोनों से जो हानि होती है उसको अपलिखित करने के लिए कानूनी तौर पर कोई बाध्यता नहीं है, परंतु लेखांकन की दृष्टि से इसे जितने जल्दी होता है अपलिखित कर देना चाहिए। इसे किसी पूंजीगत लाभ जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम में से या लाभ हानि खाते में से अपलिखित किया जा सकता है। ऋण पत्रों का एक साथ या किस्तों में भी शोधन किया जा सकता है। यदि ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में करना है तो बट्टे से और ये प्रीमियम से हुई हानि
को भी प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में जितना ऋण पत्रों की बकाया रकम है या प्रारंभ में जितना ऋण पत्रों का शेष है उस अनुपात में अपलिखित करना उचित रहता है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार जब तक ये हानि मतलब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को पूरा अपलिखित नहीं कर दिया जाता तब तक कंपनी इन ऋण पत्रों का शोधन नहीं कर सकती है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि यदि ऋण पत्रों का शोधन सब एक साथ ही किया जा रहा हो तो जितने सालों में ऋण पत्रों का शोधन करना है उस बराबर अनुपात में उसे बांटकर राइट ऑफ कर दिया जाता है। और यदि कुछ पार्ट उनका रिडम्पशन हर साल किया जा रहा है तो हर साल के शुरुआत में जितना डिवेंचर्स का बैलेंस है उस प्रोपोर्शन में डिस्काउंट को और प्रीमियम को जिसको बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को राइट ऑफ करते हैं। इसका भी एक उदाहरण मैं पीडीएफ में आपको भेजूंगा, एक दो उदाहरण भेज दूंगा अलग अलग, उनको एक बार आप देखना पूरी कैलकुलेशन को। कोई भी तकलीफ आए वापस पूछ लेना। इसके बाद अपन ऋण पत्रों का शोधन डिस्कस करेंगे।